आइए बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। 11 साइंस के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। यस सर। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेक्टर्स पढ़ेंगे यार। वेक्टर्स बहुत ही लंबा चैप्टर है वेक्टर्स, लेकिन हम लोग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों वही पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर मतलब a physical quantity which has both magnitude and direction। एक ऐसा physical quantity which has magnitude and direction ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल फोर्स, राइट, मोमेंटम एक्सेट्रा। और व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे हम कुछ फंडामेंटल बातें वेक्टर। सबसे पहले बच्चों, कोई भी वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो हम बोल्ड लेटर से दिखाते हैं वेक्टर, ऊपर में हम एरो मार्क्स दिखाते हैं, या तो हम डायग्राम से दिखाते हैं। ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। क्लियर बच्चों? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क्स ओवर इज टॉप। एक एरो मार्क्स से दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों मान लीजिए ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओ है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, राइट। तो पी से ओ का डिस्टेंस मान लेते हैं आर, तो आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। Position vector. What is position vector? The line joining from origin to that point gives the position vector. Clear? अब हम मान लेते हैं कि P ने कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे P डैश हो गया। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, राइट, इसको हम मानते हैं R डैश। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है पी डैश, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों पी डैश को हम ऐसा लिखते हैं, पी डैश को लिखेंगे वो पी डैश माइनस ओ पी डैश मतलब आर डैश माइनस आर। दिस इज पोजिशन वेक्टर। क्लियर? छाप लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर। एक होता है बच्चों कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब वो वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन में या पैरेलल में उसके एक्ट हो। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन में एक्ट हो, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। और सिमिलरली बच्चों आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी वही है जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट होता है, दैट इज पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। नेक्स्ट जो आता है इम्पोर्टेंट, दैट इज योर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट
इट हैज़ सम आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कुछ भी एक डायरेक्शन हो सकता है, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। आई थिंक इससे बच्चों वेरी सिंपल थिंग्स, इसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझने की आवश्यकता है। अब जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो गिव द हेडिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, 1 होगा, उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो हाउ यू फाइंड यूनिट वेक्टर? ओके, तो सबसे पहले जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा x, y, z, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं। x में जो हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं i कैप, y में जो कंसीडर करते हैं j कैप और z में k कैप। बच्चों यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से, मान लो कोई वेक्टर a है, उसकी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पोजीशन है पॉइंट P, ये इसका O से पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हम P को अगर x टर्म में लिखेंगे लाइक दैट, y टर्म में लिखेंगे लाइक दैट, तो मैं P को लिख रहा हूँ बच्चों, P को हम लिखेंगे, ये R है सपोज, R, राइट। तो ये वाली हो जाएगी R cos थीटा, R sin थीटा, राइट। और हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज R I कैप along x डायरेक्शन प्लस R J कैप along z डायरेक्शन प्लस R K कैप along z डायरेक्शन। हम इस तरह से वेक्टर को लिखते हैं। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, मैंने 3 डायमेंशन में लिख दिया बच्चों, आप इसको छाप लेंगे। ओके बच्चों, तो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। तो पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। OP, मैंने P लिखा, ये OP वेक्टर है। OP वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने R लिख दिया है, ऐसा लिखते हैं। OP वेक्टर x में x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k, ऐसा भी लिखते हैं। इस OP वेक्टर के तीनों कंपोनेंट x I, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हम x एंड y खाली लेते हैं। ये मेरा वेक्टर 1P है, ये R है, राइट। तो R को लिखेंगे R इक्वल्स टू, मैं इसको लिख रहा हूँ R इक्वल्स टू, वेक्टर R इक्वल्स टू x I कैप प्लस y z। क्लियर बच्चों? इस तरह से तो एनी वेक्टर को हम जब भी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो हमको उस वेक्टर से हमको लिखना पड़ेगा, आई यूनिट वेक्टर लगा के लिखना पड़ेगा, I कैप j कैप। मान लो कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है 5 न्यूटन, x एक्सिस में लग रहा है, तो हम ऐसा लिखेंगे, फोर्स अलोंग x एक्सिस 5I कैप। ओके, अगर मान लो कोई फोर्स केवल y एक्सिस में लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, ये y एक्सिस, तो हम ऐसा लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू 10 j कैप, ऐसा लिखते हैं। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। x y z में मेरा I j कैप, ये कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर है। हमेशा हम ये मानते हैं कि x में I कैप है, y में j कैप है, z में k कैप है। कोई भी वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जहाँ लग रहा होता है ना, जहाँ वो लगेगा उसी के डायरेक्शन में हम I j कैप लेकर लिखेंगे। अगर x एक्सिस में लग रहा है तो हम I कैप, अगर y एक्सिस में लग रहा है तो j कैप, अगर x y प्लेन में लग रहा है, जैसे x y प्लेन में ये फोर्स लग रही है, x y प्लेन में ये वेक्टर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अगर 3 डायमेंशन में है तो इसको ऐसा लिखेंगे।
इतना तो क्लियर हो गया होगा, छाप लीजिए बच्चों इसको। हाँ तो बच्चों लेट अस सी हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूनिट वेक्टर की परिभाषा क्या है? यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो उसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, तो परिभाषा है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए फोर्स ना, फोर्स को ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है 5 न्यूटन सपोज। तो फोर्स 5 न्यूटन जो फोर्स है, इसको हम अब एक्स में क्या, एक्स में कितना लग रही है, एक्स में 5 आई और वाई में कितना लग रही है 5 है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दैट इज 5 cos थीटा 5 sin थीटा। ओके, और हम ऐसा भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर है, इसको हम 5i कैप प्लस 6j कैप, इस तरह से ये वेक्टर है, राइट। एक्स में इतना, वाई में इतना। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरा 5i कैप प्लस 6j कैप, ये वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड अंडर रूट 25 प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस 6 36। तो 36 प्लस 25 कितना होगा? 11561, तो रूट 61। ये इसकी यूनिट वेक्टर हो गई। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ए कैप इक्वल्स टू 5 बाई अंडर रूट 61 आई कैप प्लस 5 बाई अंडर रूट 61 जे कैप। तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये आपके एग्जाम में आता है, कोई वेक्टर दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, राइट। मैंने यहाँ केवल आई एन जे का लिया, जेड भी होगा, के भी होगा, तो यहाँ हम प्लस जेड उसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर निकालेंगे जस्ट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो प्लीज़ छाप लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, इन नट सेल में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, राइट, तो इसके एक कोऑर्डिनेट होगी, केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा, राइट। अगर मान लो एक्स वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एंड वाई, राइट। और अगर एक्स वाई जेड में कोई पॉइंट है पी सपोज, तो इसके एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर? तो एट मीन्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में इसके एक ही कोऑर्डिनेट होंगे। अगर एक्स में है तो एक्स ही केवल पॉइंट होगा, वाई में है तो केवल एक पॉइंट होगा, जेड में है तो केवल एक ही पॉइंट होगा। और एक्स वाई में है तो 2 पॉइंट होंगे, वाई जेड में है तो 2 पॉइंट होंगे, अगर एक्स वाई जेड में है तो 3 पॉइंट। तो जब हम इसको ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन जब हम ओरिजिन से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो दैट इज, इसको हम वेक्टर कहते हैं ना, ये तो वेक्टर है, दैट इज पी इज ए वेक्टर। ओके, तो जब हम इसको आर को लिखेंगे सपोज, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी तरह से अगर हम 3 कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखना चाहें, वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, तो 11 साइंस के बच्चों, इतना आपको लिखना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर मतलब 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर
कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर के प्रॉपर्टी है, राइट। अगर कोई वेक्टर है सपोज ए, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2a, राइट, 2a हो गया। और व्हाट इज निगेटिव वेक्टर? निगेटिव वेक्टर अगर ये वेक्टर ए है, राइट, तो अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें ये -a हो जाता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। क्लियर? इतना छाप लीजिए पहले। आइए बच्चों, अब सीखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर। कैसे हम वेक्टर का एडिशन करें? तो सबसे जो पहला तरीका है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर हमारे पास है, उसको ऐड करना है। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, राइट। इसको बच्चों कहते हैं, दैट इज इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। इसी तरह से तो जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, दूसरा का जो हेड है ना, दूसरा का जो टेल है वो इसके हेड पे आना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। एक वेक्टर ये था मेरा, एक वेक्टर ये था, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, फाइनल वेक्टर जो होगा वो ये वाली है। इसके डायरेक्शन हम ऐसा लेते हैं, राइट, दैट इज ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है ना, तो इसको हम इस अपोजिट में डायरेक्शन लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Vector addition. What is triangle law of vector addition? If two vectors represent two sides of a triangle, then the resultant vector will represent the third side whose direction is opposite to these two. Opposite, whose direction is अभी जैसे कि ये वेक्टर ऐसा था तो इसको ऐसा आना था, राइट, लेकिन ये अपोजिट हो जाता है इसके, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन। ओके, तो अभी मैं इसका परिभाषा लिखा देता हूँ, बच्चों। आइए बच्चों, अभी देखते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अगर ये दो वेक्टर को हम किसी ट्राइंगल के साइड्स को मान लेते हैं, एक साइड्स ये और दूसरा साइड्स ये, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन जो थर्ड साइड होगा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों वेक्टर को हमको सेम ऑर्डर में लेनी है। ये हो गई सेम ऑर्डर, जो उसका थर्ड साइड होगा वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। So that is the resultant vector, and that is R equals to vector A plus vector B. That is the triangle law of vector addition. So it states that if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर है, राइट, मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर, वन वेक्टर इज दिस, अनदर वेक्टर इज दिस। तो हमको जब अगर हम इन दोनों को ट्राइंगल के दो साइड मान लें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी दिस वन, थर्ड साइड। बट इसको हम शुड टेक द डायरेक्शन इन अपोजिट टू दिस। जैसे ऐसा था इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर ये था, राइट, ये था इसका ऑर्डर, ऐसा था, तो जो थर्ड साइड होगा इसका ऑर्डर ऐसा लेंगे, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर बच्चों? छाप लीजिए इसको इतना। ओके बच्चों, आइए हम देखते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और क्या है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर को ट्राइंगल के दो साइड मान लेते हैं और उसका जो थर्ड साइड है वो हमको रिजल्टेंट वेक्टर देता है।
तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है OP, लेट OP इज ए वेक्टर A, ओके, एंड PQ इज ए वेक्टर B। मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, राइट। और R जो होगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर OQ, इसकी डायरेक्शन इसके दैट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर टू दिस, ओके। अब बच्चों लेट QE जो है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम Q टू E, विच इज प्रोड्यूस्ड OP को जब हम यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ तक तो ये हम QE इज ए परपेंडिकुलर, सो दैट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, क्लियर ना। एंड QPE ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्लियर बच्चों, समझ में आया डायग्राम में मैंने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर A जिसको मैंने OP कहा है, एंड नेक्स्ट इज वेक्टर B जिसको मैंने PQ कहा है, क्लियर। तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R है, हम R की मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R, राइट। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज R। तो इसके लिए मैंने इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो PEQ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये OEQ भी एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम OEQ की बात करें तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, क्लियर बच्चों। नाउ OE स्क्वायर मतलब OP प्लस PE, तो दैट इज मैंने यहाँ लिखा है OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। नाउ OE को मैंने लिखा है OP प्लस PE होल स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। नाउ PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में PE का स्क्वायर एंड QE का स्क्वायर हमको मिलेगा PQ स्क्वायर, तो दैट इज PQ स्क्वायर, ओके। तो दैट इज OQ स्क्वायर, इसको मैंने ऑपरेट कर दिया A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा यहाँ होना चाहिए, 2AB cos थीटा, एंगल के बीच OP एंड देन योर नॉट cos थीटा, सॉरी, यस ठीक ही है। मैंने इसको ओपन किया बच्चों, A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB एंड प्लस QE स्क्वायर ये। नाउ PE स्क्वायर एंड QE स्क्वायर, PE स्क्वायर एंड QE स्क्वायर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, तो दैट इज इसकी जगह में मैंने लिख दिया PQ स्क्वायर 2OPP, ओके बच्चों। अब हमने क्या किया है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है PEQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने cos थीटा निकाला है। तो cos थीटा क्या होता है, कार्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा PE है, हाइपोटेन्यूज मेरा PQ है, ओके क्लियर। तो फ्रॉम हियर PE इक्वल्स टू PQ cos थीटा, तो इस PE की जगह पे मैंने नोट कर दिया है, ये जो PE था इसकी जगह पे लिख दिया PQ cos थीटा, ओके बच्चों। अब मेरा ये वेक्टर, अब OP को मैंने वेक्टर A माना था, वेक्टर A, एंड देन योर PQ को वेक्टर B माना था, OQ को मैंने वेक्टर R माना था, तो मैंने जस्ट वैल्यू पुट कर दिया है, दैट इज OP की जगह A स्क्वायर, PQ की जगह B स्क्वायर, 2OP मीन्स A, PQ मीन्स B एंड cos थीटा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ओके बच्चों। आई थिंक इट इज़ क्लियर, आप इसको एक बार फिर सुन लीजिए। हम क्या निकालने जा रहे हैं, वो ये निकालने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने दो वेक्टर कंसीडर किया, उसको मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तो वी हैव यूज वेरी सिंपल फार्मूला दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस में मेरा OP प्लस PE आ जाता है, तो मैंने OP प्लस PE लिख दिया, ओके। और फिर दैट इज
इस ट्राइंगल में मैंने जो छोटे से ट्राइंगल है इसमें भी हमने इसको भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पी ई स्क्वायर प्लस पी क्यू ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर दैट वी हैव टू यूज। तो इसको मैंने एक्सपांड कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस। ओके बच्चों, एंड देन इसको हमने हेल्प लिया कि पी ई एंड क्यू ई की जगह में पी क्यू स्क्वायर लिख दिया एंड वी गेट दिस फार्मूला। ओके, अब हमने क्या किया, पी ई को मैंने फिर इस ट्राइंगल से हमने कोस थीटा लगाया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी ई का मान आ गया पी क्यू कोस थीटा, तो उसके जगह पे लिख दिया पी क्यू कोस थीटा। एंड उसके बाद जो हमने माना था वेक्टर ओ बी को ए माना था, पी क्यू को बी माना था, ओ क्यू को आर माना था, जस्ट वी हैव पुट हियर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा। क्लियर? तो इतना छाप ले बच्चों आप। हाँ, तो बच्चों वी हैव फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट वी हैव डेराइव्ड। अब बच्चों बात आती है इसकी डायरेक्शन, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो बच्चों तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन जो बना रहा है ये अल्फा बना रहा है, अल्फा इज द डायरेक्शन। तो उसका मान कैसे निकालेंगे, वी कंसीडर टेंजेंट अल्फा इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो टेंजेंट अल्फा इज दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्यू ई है, बेस मेरा ओ ई है, क्यू ई बाई ओ ई। नाउ क्यू ई मीन्स दिस वन, ओ ई मीन्स ओ पी प्लस पी, ओ पी प्लस पी। ओके, नाउ ओ पी मतलब ए है, राइट। नाउ इन दिस ट्राइंगल अगर हम देखें तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन इस यहाँ पे क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बी साइन थीटा। दिस विल बी बी साइन थीटा एंड दिस विल बी बी कोस थीटा। मैंने यहाँ निकाल भी दिया है। तो जैसे इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्यू ई, हाइपोटेन्यूज पी क्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो फ्रॉम हियर क्यू ई इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा, राइट, पी क्यू साइन थीटा एंड पी क्यू मतलब बी, तो बी साइन थीटा। क्लियर बच्चों? ओके, वहाँ से गई। तो वेरी सिंपल, इसमें मैंने अल्फ़ा निकाला, डायरेक्शन निकाला है, तो टेंजेंट अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज क्यू ई, बेस ये हो गया, तो ओ पी प्लस पी, क्यू ई बाई ओ पी प्लस पी। अब पी हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ये वेक्टर बी है, इसका एक्स का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, एंड वाई का प्रोजेक्शन बी साइन थीटा। तो या हम साइन थीटा अगर इसमें कंसीडर करें साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्यू ई एंड हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू ई बाई पी क्यू। तो क्यू ई मेरा हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। नाउ पी क्यू मीन्स पी, तो पी। अब हम इसमें केवल पुट कर देंगे, तो टेंजेंट अल्फा इज योर क्यू ई मतलब बी साइन थीटा एंड ओ पी मतलब वेक्टर है पी ई मतलब बी कोस थीटा। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो अल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, छाप लेंगे इतना। हाँ बच्चों, नाउ नेक्स्ट जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर को हम किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड मान लें, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों बनना चाहिए। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों फ्रॉम एक ही पॉइंट से जा रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर हम इन दोनों वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान लें, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये इसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जानी चाहिए। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो ये बच्चों जस्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही मैनिफेस्टेशन है। इसमें केवल हमको पैरेललोग्राम मान लेना है, राइट। और इसका जो डायगोनल है वो हमको रिजल्टेंट देगा। पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल बना दें तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो अल्टीमेटली दिस इज ए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस इतना याद रखना है कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिन होना चाहिए एंड जो रिजल्टेंट है उसी पॉइंट से जाना चाहिए, राइट। दैट इट स्टेट्स दैट इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, 2 वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, बाय एडजेसेंट साइड्स रन फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ही होगा, दैट इज ऑफ द पैरेललोग्राम रन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इसमें भी बच्चों फार्मूला तो वही आएगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों यही फार्मूला आएगा, राइट। एंड डायरेक्शन मेरा आएगा टेंजेंट अल्फा दैट इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। सेम डायरेक्शन जो हमने पहले निकाला था, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। क्लियर बच्चों? इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इस पर जो सवाल आते हैं थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। जैसे आपका वेक्टर क्या है, r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर 0 होगा देन cos 0 1 हो जाएगा। सो r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2a, राइट। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 मेरा 0 हो जाता है, ये cos 0 1 होता है, तो ये इस बात होगा। अगर 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, देन r² इक्वल्स टू a² प्लस इफ थीटा इज 180 डिग्री तो cos 180 -1 हो जाता है बच्चों। सो वी गेट r² इक्वल्स टू a² प्लस b² एंड -1 तो -2 ओके। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a -b, राइट। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो बच्चों ये थीटा पे वेरी करता है, तो cos 0 डिग्री is 1, cos 90 डिग्री is 0 and cos 180 डिग्री is -1। आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपको थीटा अगर दिया रहेगा तो वेरी सिंपल यू कैन फाइंड आउट द रिलेशंस, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। ओके बच्चों, इसको छाप लीजिए। एनी डाउट, एनी कमेंट, यू कैन राइट इन माई कमेंट्स। थैंक यू।